विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं जो पाचन तंत्र के लिए कई बार कुछ शब्द है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं या हमें उनका कुछ संशय होता है। तो शेष बचे हुए कुछ तथ्य हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन जब पाचन होता है तो अलग अलग जीवों में किस तरह से पाचन होता है, तो उन सभी प्रकार के पाचन के प्रकार उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पाचन के प्रकार की बात करें तो पाचन के प्रकार कुछ इस तरह से हैं। बाह्य कोश के पाचन, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। बाह्य कोश के जैसे नाम से स्पष्ट है, ये कोशिकाओं में पाचन नहीं होता है, कोशिका से बाहर होता है जैसे मनुष्य में होता है। तो इसमें होता क्या है कि सेल्स के बाहर आहार नाल में होने वाला पाचन। हमारे अंदर एक नलिकाकार आहार नाल होती है और उस आहार नाल के अंदर पाचन होता है, न कि कोशिकाओं के अंदर। तो जब कोशिकाओं से बाहर किसी खुले स्थान पर या आहार नाल में जब पाचन होता है तो हम उसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं, अर्थात कोशिका से बाहर होने वाला पाचन। ये मनुष्य सहित जो अधिकांश एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। दूसरा है अंतःकोशिकीय पाचन, जिसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। अंतःकोश के पाचन जिस नाम से स्पष्ट है, ये कोशिका के अंदर होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, अर्थात पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है और वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की खाद्य दानियाँ, जिसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, उन खाद्य दानियों में भोजन है वो कैच किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और वहाँ पर पाचक एंजाइम होते हैं, तो उस भोजन का वो पाचन करते हैं। तो ऐसे कुछ जीव जैसे प्रोटोजोआ के सदस्य और पोरिफेरा के सदस्य, जो निम्न स्तरीय जंतु है, वो भोजन ग्रहण करके उस कोशिका के अंदर उस भोजन का पाचन करते हैं। तो अर्थात स्पष्ट है कि इनमें आहार नाल जैसी कोई संरचना नहीं होती है। तो आहार नाल नहीं होती, इस कारण ये डायरेक्ट ही एक फूड वैक्यूल या खाद्य दाने में उस भोजन को लेकर एंडोसाइटोसिस के द्वारा लेकर उसका अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। तो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। बाह्य अंतःकोश के पाचन, इसमें दोनों है, बाह्य भी है और अंतःकोशिकीय भी है, अर्थात एक्स्ट्रा इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इसमें होता क्या है कि कुछ समय के लिए वो कोशिका से बाहर होता है और फिर कुछ समय के लिए कोशिका के अंदर उसका पाचन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जब भोजन लिया जाता है तो उस भोजन का पाचन है वो जो देह गुहा, जिसको सिलेंट्रोन कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा के अंदर होती है, तो कुछ समय के लिए उस खाली जगह यानी गुहा सिलेंट्रोन में पाचन होता है और फिर वो भोजन है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पर बचा हुआ उसका पाचन है वो कोशिका के अंदर होता है। तो ये एक संघ में देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अंदर। जो सिलेंट्रेटा संघ है, उस संघ के जंतुओं में ये बाह्य अंतःकोश के पाचन देखने को मिलता है। एक पाचन का प्रकार है यांत्रिक पाचन, जिसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक मतलब यहाँ पर कुछ जैसे मशीनरी जैसे घटक लगे होते हैं, जैसे हमारे दांत है, वो दांत किस तरह से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, इसी तरह से हमारा आमाशय है, आमाशय के अंदर 3 तरह की पेशियाँ होती है। तो वो पेशियाँ जब मूवमेंट करती है तो वो भोजन के बड़े टुकड़ों को प्रेशर लगा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करती है। तो वहाँ पर ये इस तरह का जो पाचन है वो यांत्रिक पाचन कहलाता है। तो देखो, यांत्रिक बलों के द्वारा, मतलब प्रेशर लगा के यांत्रिक बलों के द्वारा बड़े भोज्य कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ये कहलाता है यांत्रिक पाचन। यांत्रिक बल होते हैं, उसमें कुछ प्रेशर होते हैं, जैसे मुख गुहा में भोजन को दांतों के द्वारा चबाना, तो हम दांतों से प्रेशर लगा के भोजन के बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उनमें बांट देते हैं। इसी तरह से जो स्टोमक है, आमाशय है, उसमें जो मंथन गति होती है, उस मंथन गति के द्वारा भोजन का मंथन किया जाता है। तो मांसपेशियाँ होती है, जब वो सिकुड़ती है या जब कार्य करती है तो भोजन का मंथन किया जाता है और उस मंथन से ही भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग जाता है। तो यांत्रिक पाचन से क्या होता है कि जो बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और ऐसे भोजन के कणों का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो आसानी से उन छोटे टुकड़ों पर अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये था यांत्रिक पाचन, जो कि दांतों के द्वारा और हमारे पेट की पेशियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक है रासायनिक पाचन। केमिकल डाइजेशन में जैसे स्पष्ट है कि इसमें कोई रासायनिक
पदार्थ इंक्लूड होगा और वो उसका पाचन करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भोजन के कण है वो जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाएगा। अर्थात कुछ जल अपघटनीय एंजाइम्स होंगे, जैसे पेप्सिन है, हमने ट्रिप्सिन पढ़ा था, काइमोट्रिप्सिन पढ़ा था, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, बहुत सारे एंजाइम हमने पाचन तंत्र में पढ़े थे। तो जल अपघटनीय एंजाइम्स वो क्या करते हैं, भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। तो वहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। अब एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जल अपघटनीय एंजाइमों का घटता क्रम क्या है, कौन से एनिमल्स में जल अपघटनीय एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सर्वाहारी में मिलते हैं, ओमनिवोर। सर्वाहारी होते हैं जो मांसवी या पादपों से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो सर्वाहारी प्रकार के जो जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा है वो एंजाइम्स, जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में होता है शाकाहारी जंतुओं में, और सबसे कम मिलते हैं मांसाहारी प्राणियों में। तो मांसाहारी प्राणियों में जल अपघटनीय एंजाइम कम ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल मांस पर निर्भर रहते हैं। तो वहाँ पर एक ही प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। शाकाहारी केवल शाक पर या पादपों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़े उसे मांसाहारी से ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन सर्वाहारी चूँकि मांस भी खा सकते हैं तो पादपों से अपना भोजन ले सकते हैं। तो इस तरह से सर्वाहारियों में दोनों टाइप के जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस कारण से सर्वाहारियों में जल अपघटनीय एंजाइम की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। शाकाहारियों की आहार नाल सबसे लंबी होती है मांसाहारी। जैसे एक उदाहरण ले अपन, हिरण है और एक शेर है, तो शेर की आहार नाल है वो छोटी होगी, हिरण की लंबी होगी। कारण क्या है कि जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो घास खाते हैं या पादप से अपना भोजन लेते हैं, तो वहाँ पर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन के लिए अधिक समय चाहिए। उसका पाचन है वो जटिलता से होता है, समय ज़्यादा लगता है उसके पाचन में। तो समय जब उसको तभी मिलेगा जब आहार नाल लंबी होगी। तो आहार नाल इनकी लंबी होती है ताकि जो सेलुलोज है उसका अधिक से अधिक पाचन कर दिया जाए, जबकि मांस को पचाना है वो सरल है, इसलिए इनकी आहार नाल है वो छोटी होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल लंबी होती है, मांसाहारियों की छोटी होती है। अब है एनिमल्स के अंदर पोषण, जो जंतु है उनमें किस तरह का पोषण होता है। तो एक वर्ड है कि एनिमल में हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, विषमपोषी प्रकार का। विषमपोषी प्रकार का मतलब है ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, ये अपना भोजन है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से प्राप्त करते हैं। तो ये इनका अपना भोजन निर्मित करने के इसके पास कोई भी प्रकार का साधन नहीं है, इनके पास कोई घटक या अवयव नहीं है, ऐसी कोई संरचना नहीं है कि अपना भोजन खुद निर्मित कर सकें। इसलिए अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी यथार्थ पादपों पर या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहेंगे। तो इस कारण से इनको हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये बात है कि जो प्राणी ये अन्य जीवों से भोजन लेते हैं तो उस भोजन के प्रकृति के आधार पर भी इनके अलग अलग प्रकार के पोषण है। जैसे हम भोजन की प्रकृति और उनकी असन विधि यानी ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि देखें तो 4 तरह के इनमें पोषण हो सकते हैं। जैसे पहला है प्राणीसम पोषण। तो प्राणीसम ये एक बहुत बार एक वर्ड आता है परीक्षा में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। प्राणीसम पोषण अर्थात मानव में किस तरह का पोषण होता है, तो मानव में प्राणीसम पोषण होता है जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि मानव या अन्य जो स्तनधारी या जो प्राणी है वो किसी भी पादप या प्राणी के किसी भाग को, उसके छोटे से टुकड़े को या उसके पूरे ही भाग को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि मानव सहित अधिकांश जो प्राणियों में ऐसा भोजन पाया जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि मानव में किस प्रकार का पोषण होता है, तो हम ये कहेंगे कि प्राणीसम या होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो ये होता क्या है कि भोजन के रूप में किसी भी पादप को या प्राणी के आंशिक भाग को, जैसे पादप ले लिया हमने, फल खा लिया, प्राणी का आंशिक भाग जैसे मान लीजिए दूध हो गया या अंडा हो गया या उसका कोई मांस हो गया, तो किसी प्राणी या पादप के आंशिक भाग को या उसके संपूर्ण भाग को ग्रहण किया जाता है। तो और भोजन ठोस में भी लिया जा सकता है, तो तरल के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। जैसे तरल के रूप में अपन भोजन
के रूप में दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम ठोस के रूप में भोजन ले सकते हैं और तरल के रूप में भोजन ले सकते हैं और उसके छोटे से टुकड़े या संपूर्ण भाग को ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे पोषण है वो प्राणी सम प्रकार का या होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जो मनुष्य और अन्य जो प्राणी होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि ये जो प्राणियों में जो भोजन लेते हैं उनके 3 तरह के वर्ग होते हैं। जैसे हम बहुत बार पढ़ते हैं, एक तो शाकाहारी होता है जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए केवल और केवल प्लांट्स पर डिपेंड करता है या प्लांट्स पे डिपेंड है। ये मांसाहारी जो अपने भोजन के लिए मांस के ऊपर निर्भर करता है, और सर्वाहारी वो होते हैं जो अपना भोजन पादपों से भी ले सकते हैं और अन्य प्राणियों से यथार्थ मांस के रूप में भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं अपने घरेलू जानवर होते हैं, और मांसाहारी प्राणी जितने मांसाहारी शेर है, बाघ है, चीता है, और सर्वाहारी के अंदर कई तरह के जैसे बिल्ली आती है या कौवा आता है। तो इस तरह से शाकाहारी प्राणियों में ये होते हैं। मनुष्य को में भी अब देखें तो मनुष्य वैसे नेचुरली मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, लेकिन एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य है वो सर्वाहारी प्राणी की तरफ रिएक्ट करता है या पाया जाता है। सूक्ष्म भोजी प्राणी क्या होते हैं? सूक्ष्म भोजी, देखो सूक्ष्म यानी छोटा और भोजी यानी भोज्य पदार्थ प्राणी, ऐसे प्राणी जो भोजन के सूक्ष्म कणों को या घटकों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्राणी जो भोजन के सूक्ष्म कणों या सूक्ष्म जीवों के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, बड़े टुकड़े ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं ये, फिशेज मछलियाँ हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रहण करती है। वृद्ध भोजी प्राणी जो भोजन के बड़े टुकड़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे बड़े आकार के भोजन कणों को या उनके खंडों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कशेरुकी जो अधिकांश अकशेरुकी और जो कशेरुकी प्राणी है वो वृद्धभोजी प्राणियों में आते हैं। दूसरा प्रकार देखो, प्राणी समभोजन के बाद में दूसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण, जिसको सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मृतजीवी का मतलब है तो मृत कोई जीव है, वो मृत उसके घटक है, तो उस मृत घटकों से, किसी जीव के मृत घटकों से जो भोजन लिया जाता है, जीवित घटक नहीं है इसके अंदर, तो मृत घटकों से जो भोजन लिया जाता है तो उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कुछ प्राणी मृत और अपघटनशील कार्बनिक पदार्थ, हम कहते हैं कि जीव का शरीर है वो अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, तो इनसे बना हुआ है। तो जब कोई प्राणी है वो मृत हो गया या नष्ट हो गया, तो उसके मृत और जो अपघटनशील है, जिनका अपघटन आसानी से हो सकता है, उन कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे प्राणी भोजन पर सीधे ही पाचक एंजाइम स्रावित कर भोजन को कोशिका से बाहर ही पचाया जाता है, फिर उसे घुलनशील उपयोगी पदार्थों में अवशोषण करके उसका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। जैसे अनेक प्रोटोजोआ है, जैसे एक मेस्टिमीबा आता है। तो क्या होता है कि जब कोई प्राणी मृत हो जाता है और उसके शरीर के जो घटक या पदार्थ जो अपघटनशील होते हैं, जिनका अपघटन आसानी से किया जा सकता है, तो ऐसे जीव क्या करते हैं, कुछ प्रोटोजोआ वगैरह, कि ये उन पदार्थों पर एंजाइम्स छोड़ते हैं, और एंजाइम के कारण से वो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो टुकड़े बचते हैं उनको वो घुलनशील पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके अपने शरीर को बनाने में काम ले लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। तो इससे एक तो ये होता है कि जो अपघटनशील पदार्थ है वो प्रकृति के अंदर टूट फूट होकर वो वापस प्रकृति के अंदर मिल जाते हैं और इन प्राणियों को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरह से है प्रकृति के लिए एक लाभदायक रिएक्शन से। परजीवी पोषण देखो होता है क्या परजीवी पोषण? तो परजीवी पोषण में ये है कि इसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं, और मुख्यतः तरल के रूप में भोजन को चूसते रहते हैं, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात कुछ प्राणी जो दूसरे प्राणियों के शरीर से तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे जो जंतु होते हैं उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, या तो वो अंडे के द्वारा या लार्वा के द्वारा, और उसके हाथों से चिपक कर वहाँ से तरल के रूप में भोजन अवशोषित करते रहते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। तो इस तरह से जो जीव होता है उसको नुकसान भी ये पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि पचा पचाया भोजन है वो लेते रहते हैं। जैसे एस्केरिस है, लिवर फ्लूक है, और मानव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे
ये जीव होते हैं कर्मी वगैरह, जैसे फिताकर्मी है, तो जिसको अपन टेप वर्म बोलते हैं, टेप वर्म फिताकर्मी, ये इन लार्वा या अंडे के द्वारा ये शरीर में पहुंच जाते हैं और वहाँ से हाथों से चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो है परजीवी। तो परजीवी में क्या होता है कि दोनों जंतु जीवित रहते हैं, तो वहाँ से जीव से अपना भोजन ही लेते रहते हैं। और लास्ट है सहजीवी पोषण। देखो सहजीवी पोषण में क्या होता है, सह यानी 7 जीव यानी जीवन जीने वाले। तो इसमें दो दो घटक होते हैं और वो साथ साथ एक संबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो पहला घटक है इसको फायदा पहुंचाता है और दूसरा घटक है वो पहले वाले को फायदा पहुंचाता है। तो दोनों साथ साथ जीवन यापन करते रहते हैं, साथ साथ एक संबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए अपना पोषण करते रहते हैं। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसको सहजीवी संबंध या सहजीवी पोषण कहते हैं। तो अगर ये पोषण के लिए है संबंध है तो इसको सहजीवी पोषण वाला संबंध कह देंगे। अर्थात दोनों जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं, तभी ये जीव संबंध चलता रहेगा। तो जब दो जीव स्वयं साथ साथ रहते हुए एक दूसरे द्वारा उत्पन्न पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, तब इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो मवेशी होते हैं, एनिमल जानवर, उनके आमाशय में कुछ जीवाणु व पक्षमावी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और कुछ प्रोटोजोआ रहते हैं जिनमें पक्षमा पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो हमने इसके जंतुओं के जो आमाशय पढ़ा था उसके 4 घटक पढ़े थे हमने। तो उन मवेशियों के आमाशय में क्या होता है कि सेलुलोज के अपघटन से पोषण प्राप्त करते हैं। तो सेलुलोज का अपघटन केवल जानवर ही कर सकते हैं, तो उनके आमाशय में ऐसे सेलुलोज के अपघटन वाले जीवाणु और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। अपघटित सेलुलोज का अपघटन करते हैं, तो ये अपघटित सेलुलोज का मवेशी आसानी से पाचन कर लेते हैं, पाचन करके पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे इसका एक इम्पोर्टेंट उदाहरण देखते हैं अपन कि दीमक की आंत में, जो दीमक लकड़ी को खाती है, उसकी आंत में एक ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ रहता है, प्रोटिस्ट जिसको अपन कहें, ट्राइकोनिम्फा। ये एक दीमक की आंत में रहने वाला एक जीव है। ये एक प्रोटिस्ट का एक टाइप है जो सहजीवी के रूप में दीमक की आंत में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इससे क्या होता है कि ये सेलुलोज के पाचन में बड़ी भूमिका निभाता है। तो दीमक है वो आसानी से लकड़ी को पचा देती है, उसको खा जाती है, क्योंकि दीमक की आंत में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। इसी तरह से मनुष्य की आंत में भी बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, जो मनुष्य में कई तरह के विटामिन का या कई तरह के उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण करते रहते हैं। तो वो भी सहजीवी पोषण के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरियोइड्स फ्रेगेलिस है, बैक्टीरियोइड्स मेलेंजीनियस है, बैक्टीरियस ओरेलिस है, इंटरकोकस फोकेलिस है या इकोलाई है, इंट्रोबैक्टर्स है, क्लेब्सिएला स्पीसीज है, स्टेफाइलोकोकस ओरियंस है, लैक्टोबैसिलस है। तो इस तरह से कुछ जीवाणु होते हैं जो मनुष्य के हाथ में भी पाए जाते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो कुछ वो मनुष्य उनको रहने के लिए स्थान देता है, बदले में जीवाणु है वो कई तरह के विटामिन का संश्लेषण करके या आयनों का अवशोषण करके अवशोषण को बढ़ा देते हैं और दोनों एक दूसरे का जीवन यापन करते रहते हैं। इस तरह से आज हमारा ये पूरी तरह पाचन तंत्र का जो लेसन है, हमने पूरी तरह से इसको कहीं पर भी एक भी इसका तथ्य नहीं छोड़ा है और पूरी तरह से इसका अध्ययन किया है, जो कि आपको नीट की तैयारी करने में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत भूमिका निभाएगा। या आप BSc MSc जब आगे करोगे तो भी ये पार्ट आपके बहुत काम में आने वाला है। इस तरह का लेसन मैंने बनाया ये। नेक्स्ट लेसन अपन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और फिर हम क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट करेंगे।